नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं VMU कोटा ओपन के MA फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के दूसरे पेपर को लेकर, जिसका कोड है MAHI02। इस वीडियो में छोटे प्रश्नों का संकलन किया गया है और VMU के प्रत्येक एग्जाम से समझ आपको यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो उसमें क्वालिटी को बढ़ाकर आप यह वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण यह था कि ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या युद्ध का तात्कालिक कारण था। ये घटना 28 जून 1914 को सेरोजो सर्बिया में हुई थी। एक माह के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की सहायता की। घटना ये हुई थी कि जो ऑस्ट्रिया के राजा बनने वाले थे आर्चर फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या सर्बिया देश में हो गई थी। वहाँ होने के कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने तो ऑस्ट्रिया का साथ दिया और जर्मनी ने सर्बिया का साथ दिया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के धुरी राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो प्रथम युद्ध आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसमें दो गुट थे। पहला गुट था केंद्रीय शक्ति, या उसका दूसरा नाम है आपके धुरी राष्ट्र। इसमें आपके सम्मिलित देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया तथा ओटोमन साम्राज्य प्रमुख थे। दूसरा गुट था जिसका नाम था मित्र देश। इसमें थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो मित्र गुट में आपके थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस देश शामिल, तीन देश शामिल थे। और जो केंद्रीय शक्ति कह सकते हैं या दूसरा नाम उनका ध्रुव शक्ति, उनमें आपके ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया, ओटोमन राज्य प्रमुख थे। तीसरा प्रश्न है, 1879 में की द्विगुट संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 7 अक्टूबर 1879 को जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के मध्य एक संधि हुई जिसमें द्विगुट संधि कहा गया, जिसके अनुसार यदि ऑस्ट्रिया व रूस के मध्य युद्ध होता है तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद करेगा। ठीक है। दूसरा है, यदि जर्मनी या फ्रांस में युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया जर्मनी की मदद करेगा। इस संधि की शर्तों को 1887 तक गुप्त रखा गया। यानी ये संधि हो गई थी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के दोनों देशों के बीच में। संधि की पहली शर्त ये थी, अगर रूस और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है तो जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देगी, और अगर जर्मनी और फ्रांस का युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया जर्मनी का साथ देगी। इन दो शर्तों को गुप्त रखा गया था 1987 तक, और इस संधि को ही द्विगुट संधि कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय बाल्कन युद्ध के दो प्रमुख कारण बताइए। तो द्वितीय बाल्कन युद्ध के निम्न कारण हैं। पहला कारण है मैसिडोनिया को प्राप्त करने की बुल्गारिया की महत्वाकांक्षा, यानी बुल्गारिया देश मैसिडोनिया को प्राप्त करना चाहता था। ये तो पहला कारण था। दूसरा है, प्रथम बाल्कन युद्ध की विजय में प्रमुख भूमिका बुल्गारिया की थी, किंतु विजय के अनुपात लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप बुल्गारिया ने 29 जून 1913 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय बाल्कन युद्ध प्रारंभ हुआ। यानी भूमिका युद्ध जीतने की तो ज़्यादा बुल्गारिया की थी, लेकिन उसको उतना लाभ नहीं मिला, इसलिए उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। पांचवा क्वेश्चन है कि अगाडिर के संकट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अगाडिर दक्षिण पश्चिम मोरक्को में एक बंदरगाह है जो 1911 ईस्वी में जर्मन अपेक्षाओं के विरुद्ध फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती से उत्पन्न संकट हुआ था। इसे अगाडिर संकट या द्वितीय मोरक्को संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगाडिर आपके दक्षिण पश्चिम मोरक्को में एक स्थित बंदरगाह है जिसने 1911 में जर्मन अपेक्षाओं के विरुद्ध फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती से उत्पन्न संकट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्तियाँ हम कौन से देश शामिल है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। अभी बताया था आपको धुरी राष्ट्र। तो बोल्शेविक सरकार और केंद्रीय कह सकते हैं या धुरी राष्ट्रों के मध्य जो संधि संपन्न हुई थी उसे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहा जाता है। इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया और इस संधि को लेकर पूरे यूरोप में लेनिन की आलोचना हुई। यानी इस संधि के माध्यम से रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया।
दूसरा क्वेश्चन है मोरको संकट से आप क्या समझते हैं। तो मोरको संकट ये मोरको की स्थिति को लेकर उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय संकट था जो 1904 में शुरू हुआ था और 1906 में अल्जीरिया सम्मेलन में इसको हल कर दिया गया था। तो ये मोरको संकट था। तीसरा है बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ 8 मार्च 1917 को हुआ था। हालांकि ये क्रांति 2 चरणों में हुई थी, पहली आपके मार्च 1917 में और दूसरी नवंबर 1917 के अंदर। इसमें यह हुआ कि रूस में स्थापित रोमानोव वंश का शासन की समाप्ति हो गई तथा रूस में एक समाजवादी गणराज्य के रूप में शासन स्थापित हो गया। चौथा क्वेश्चन है अखिल स्लाव आंदोलन क्या था। तो ये आंदोलन कैटकॉफ ने रूस में प्रारंभ किया था। उसका उद्देश्य था कि समस्त दक्षिण पूर्वी यूरोप पर रूस का नियंत्रण होना चाहिए। बाल्कन प्रांत में रहने वाले अधिकांश लोग स्लाव जाति के थे, किंतु अभी वे एकता के सूत्र में बंधे नहीं थे। हजारों स्लाव ऑस्ट्रिया के नागरिक थे। रूस का सम्राट जाति से स्लाव था। इस तरह बाल्कन और रूस में होने वाले लोगों की जाति आधार में सद्भावना थी। रूस का सम्राट इस अखिल स्लावा का नेता था। उसने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। यानी रूस दक्षिण पूर्वी पूरे यूरोप को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था और इसको शुरू करने वाला था आपके कैटकॉफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम बाल्कन युद्ध के बारे में क्या आप क्या जानते हैं, उनके कारण बताइए। तो उत्तर ये है कि जब टर्की के युवकों ने बाल्कन राज्यों के ईसाइयों पर अत्याचार करना आरंभ किया तो बाल्कन राज्यों ने भी संगठित होने का प्रयास किया, किंतु वहां की भौगोलिक परिस्थितियों तथा राजनीतिक अवस्था ने उनको पूर्णतः संगठित होने नहीं दिया और उन्हें 1912 व 13 में युद्धों का सामना करना पड़ा। उसमें कारण थे आपके टर्की के सुल्तान के ईसाइयों पर अत्याचार, मैसिडोनिया का प्रश्न, सुल्तान का भ्रष्ट प्रशासन, बाल्कन राज्यों को रूस से सहयोग मिलने की आशा। दूसरा क्वेश्चन है बाल्कन देशों के नाम बताइए, यानी इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये भौगोलिक शब्द है जो 10 संप्रभु देश जैसे अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवानिया आदि इसमें शामिल है। यानी बाल्कन एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है और उसमें आने वाले ये 10-12 देश हैं जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए। ये आपके क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप के अंदर एक पहाड़ी इलाका है। कौन सा? बाल्कन। दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक पहाड़ी इलाका है और क्षेत्र का नाम बाल्कन है। उसमें 10-12 राष्ट्र है, अभी नाम आपको बताए थे। फिर अगला क्वेश्चन है बाल्कन समस्या को बताइए, यानी उस क्षेत्र की क्या समस्या थी। तो बाल्कन युद्ध पूरी समस्या के अंग मात्र थे। इसमें यूरोप के सभी महान शक्तियाँ अभिरुचि रखती थी, यानी बाल्कन क्षेत्र पर सभी की अभिरुचि थी। ये सभी इसको चाहते थे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण इलाका था। क्रीमिया युद्ध भी इसी समस्या का एक प्रतिरूप था। क्रीमिया युद्ध के उपरांत सोचा गया था कि संभवतः पूर्वी यूरोप में शांति स्थापित हो जाएगी, किंतु टर्की ने संधि की शर्तों पर आचरण नहीं किया। उसने ईसाइयों पर अपने अत्याचार प्रारंभ रखे। इसके फलस्वरूप बाल्कन राज्य में सर्वस्लाववाद आंदोलन प्रारंभ हुआ और रूस ने इस आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। 1912 में बाल्कन राज्यों के राजकुमार बल्गारिया की राजधानी में एक उत्सव में भाग लेने गए और इसी अवसर पर उन्होंने बाल्कन राज्यों की राजधानी में एक उत्सव में भाग लेने गए और 13 मार्च 1912 को सर्बिया और बल्गारिया के बीच 8 वर्षों के लिए संधि हुई। इस संधि पर दोनों देशों के राजाओं ने हस्ताक्षर कर इसकी मान्यता प्रदान की। फिर ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग का हमने ऐड नहीं किया है, छोटे क्वेश्चनों को ही ऐड किया है। अगला है उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। तो उपनिवेशवाद तो यही है कि अगर कोई भी शक्ति संपन्न राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है, उसे गुलाम बना लेता है और उस देश की विभिन्न उपज जैसे कि आर्थिक हैं, उनके संसाधन हैं या प्राकृतिक संसाधन, उनका उपयोग करता है, यही उपनिवेशवाद है। सामान्य भाषा में यही है और एक बार पढ़ के सुना लेते हैं। जैसे किसी देश की
भूमि प्रदेश निवासियों पर किसी विदेशी देश या सत्ता का प्रभुत्व स्थापित हो जाने को साधारणतः साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। अधिकतर अवसरों पर यह किसी विदेशी सत्ता द्वारा आक्रमण कर उस प्रदेश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना होता है। इसके अतिरिक्त इन साम्राज्यवादी शक्तियों का मुख्य ध्येय इनके अधीनस्थ देशों पर स्वयं की आर्थिक, जातीय, वैचारिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना होता है। सामान्य भाषा में यह है कि कोई भी अगर शक्ति संपन्न या संप्रभु देश जो किसी निर्बल देश पर अधिकार कर लेता है और वहाँ के जो भी संसाधन होता है उनका उपयोग करता है। जैसे कि भारत पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया था, तो भारत एक उपनिवेशवाद का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था और भारत के जो भी संसाधन थे, चाहे प्राकृतिक हो, उनको वो अपने देश ले जाता था और वहाँ उपयोग करता था। सेकंड क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध क्या है। तो चीन से आने वाली चाय के व्यापार को संतुलित करने के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश भारत से चीन को अत्यधिक मात्रा में अफीम भेजना प्रारंभ किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चीन की सरकार ने इस व्यापार को घोर विरोध किया और अंत में इसे बंद कर दिया। ऐसा करने के दो कारण थे। प्रथम, अफीम का सेवन मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक था और दूसरा, अफीम की तस्करी में बहुत सी चांदी देश के बाहर चली जाती थी। इस विषय में चीन की सरकार इतना कठोर दृष्टिकोण अपनाया कि 1839 ईस्वी में अफीम का व्यापार एक घोर दंडनीय अपराध माना गया, जिसकी सज़ा मृत्यु दंड रखी गई। चीनी कमिश्नरों ने कैंटन नगर में 20,000 बक्से अफीम के पकड़कर उसको नष्ट कर दिया। जिन विदेशियों ने इस अफीम की तस्करी की उन्हें किसी प्रकार क्षतिपूर्ति का भुगतान भी नहीं किया गया। इस घटना के फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन और चीन के मध्य प्रथम अफीम युद्ध का आरंभ हुआ, जो 1839 से लेकर 1842 चला। सामान्य भाषा में यह था कि इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं, वो आपके चीन से चाय का व्यापार करता था, तो ब्रिटेन भारत से अफीम का उत्पादन करके चीन भेजता था और चीन के बदले जो भी व्यापार होता था चाय का। तो चीनी सरकार ने देखा कि अफीम भारत से चीन आ रहा है और यहाँ के लोग इसके आदी हो रहे हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो चीन सरकार ने वहाँ अफीम का आयात करना बंद कर दिया और जितने भी आयात हुए हैं उनको सभी बक्सों को नष्ट कर दिया और कठोर प्रतिबंध लगा दिया और दंडनीय अपराध रख दिया। इसका दंड था मृत्यु। फिर ये युद्ध 1839 से 1842 तक चला। यानी सामान्य यह है कि चीन ने भारत से आने वाले अफीम को बंद कर दिया था, जो व्यापार था। तीसरा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने हितों को साधने के लिए निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों में परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल का उपयोग करना। यानी ये है कि कोई भी अगर समृद्ध या शक्तिशाली देश किसी निर्बल राष्ट्र, लेकिन उसके जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ही भरपूर है या परिपूर्ण है, उस पर अधिकार करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध जो 1904 और 1905 में के बारे में आप क्या जानते हैं। तो रूस जापान युद्ध 1904-05 में मंचूरिया तथा कोरिया का अपना अधिकार स्थापित करने को लेकर हुआ था। पोर्ट्समाउथ की संधि 5 सितंबर 1905 के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ तथा मंचूरिया एवं कोरिया पर जापान का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। यानी मंचूरिया और कोरिया पर रूस और जापान दोनों अधिकार करना चाहते थे, जिनको लेकर युद्ध हुआ और युद्ध के बाद आपकी एक संधि हुई और संधि में इन दोनों इलाकों पर मंचूरिया और कोरिया पर जापान का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल जापान समझौता 1902 को समझाइए। तो आंग्ल जापानी समझौता 1902 आंग्ल जापानी मैत्री एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। सुदूर पूर्व में प्रसार के कारण जापान के सामने दो मार्ग थे। पहला, रूस के प्रभुत्व व शक्ति के प्रसार को सुदूर पूर्व में स्वीकार कर इन क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने में रूस का साथ दे, और दूसरा मार्ग था इंग्लैंड से मित्रता करना। यानी ये या तो जापान इंग्लैंड से दोस्ती कर ले
या फिर रूस का साथ दे और उनके प्रभुत्व स्थापित करने में रूस का सहयोग करे। दो चीज़ें थी। निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आगे शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। तो साम्राज्यवाद आपके वो दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और ये अस्तित्व राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। ये है सामान्य भाषा में कोई भी राजा या सरकार अपने राज्य का प्रसार करती है और छोटे छोटे राज्यों या देशों के संसाधनों का उपयोग करती है। यानी अपने राज्य को बढ़ाना, अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं को बढ़ाना ही साम्राज्यवाद है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1908 के मोरको संकट पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो मोरको संकट बताया था अभी आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित मोरको 20वीं सदी के प्रारंभ में ही फ्रांस और जर्मनी के मध्य झगड़े का कारण बन गया था, परंतु ये संकट केवल फ्रांस और जर्मनी के मध्य तक ही सीमित नहीं रहा, इसने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया था। अमेरिका को भी इसके समाधान में भूमिका निभानी पड़ी थी। वास्तव में मोरको प्रश्न ऐसा एक कसौटी सिद्ध हुआ जिस पर अब एक यूरोपीय देशों में चली आ रही सर्वोच्चता की प्रतिष्ठा सच्ची परख हो गई। छोटा ही पढ़ेंगे, निम्नात्मक क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि इस छोटे से वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन ही लिए गए। अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद को समझाइए। आदर्शवाद का तात्पर्य उस दर्शन या विचारधारा से जो मन और उसकी क्रियाओं जैसे विचार, चेतना, तर्क, प्रत्यय, अनुभव, आदर्श आदि को वास्तविक सत्ता मानती है, तदनुकूल अंतिम शक्ति आध्यात्मिक होती है। यही आदर्शवाद जो व्यक्ति के मन या उसकी क्रिया जैसे विचार करना, चेतना, तर्क, प्रत्यय, अनुवाद आदि को वास्तविक सत्ता मानती है। इन सभी चीज़ों को वास्तविक मानना ही आदर्शवाद है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक का नाम बताइए। तो सामाजिक समझौता नामक युगांतकारी पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो थे, जिन्होंने ये पुस्तक 1762 में लिखी थी। तो सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी थी? जीन जैक्स रूसो। लास्ट में नाम दिख नहीं रहा है। अगला तीसरा क्वेश्चन है रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो रूसो की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक में एमिल, सामाजिक संहिता आदि। तो सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक भी वही हैं, जीन जैक्स रूसो, और रूसो की अन्य दो पुस्तक एक तो एमिल है और एक सामाजिक संहिता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छंदतावाद पर संक्षिप्त नोट लिखिए। हालांकि ये निम्नात्मक क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं कि होता है क्या। स्वच्छंदतावादी मनोदशा के कई रूप थे। मूलतः स्वच्छंदतावादी शास्त्रीय प्रवृत्ति के आदर्श और रूढ़िवादियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। जहाँ शास्त्रीयवाद ने विवेकपूर्णता पर गुणगान किया है, वही स्वतंत्रतावाद ने भगावेश, भावना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजता की अपील की है। जहाँ शास्त्रीयवादी प्राकृतिक व्यवस्था और मानव तथा विश्व के नियमों में रुचि रखते थे, वहाँ स्वतंत्रतावादी और कल्पना लोक की दुनिया में विचरण करते थे। यानी ये हैं कि जो स्वतंत्रतावाद ये हैं कि रूढ़िवादिता के विरुद्ध हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता का पक्ष रखता हो, वही स्वतंत्रतावाद है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद को परिभाषित कीजिए। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। क्या है? आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यानी एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है और इसकी व्यवस्था के अंदर धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ये तो निम्नात्मक क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति क्या है? जब गृह उद्योगों की अपेक्षा कारखानों में विशाल पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय, यातायात, संचार आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, और उन सभी परिवर्तनों को हम सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इस प्रकार उत्पादन के साधनों में जो क्रांति के परिवर्तन हुए, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी जो पहले छोटे छोटे गृह उद्योग थे, वो उद्योग बंद हो गए और जो बड़े पैमाने पर कारखाने, फैक्ट्रियाँ लगी और
उनमें ज़्यादा उत्पादन होने लगा, मशीनी युग आने लगा, तो नए नए परिवर्तन देखने मिले, और यातायात भी बढ़ा, संचार भी बढ़ा, हर तरफ परिवर्तन हुए, तो इन्हें औद्योगिक क्रांति कहते हैं, यानी ज़्यादा उत्पादन होना। इनसे क्या लाभ है, हानि देख सकते हैं। इनमें देखते ये है कि आम आदमी का रोज़गार कम हो गया था। जितने मजदूर काम करते थे उनकी जगह नई नई मशीनें आ गई, तो लोगों का भी रोज़गार कम होता गया। ये अगला क्वेश्चन है कि दास प्रथा को परिभाषित कीजिए। तो दास प्रथा के द्वारा प्राय ऋणग्रस्त अथवा युद्धों में बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को दास बनाया जाता था। इसके अन्य नाम दासता प्रथा, गुलामी प्रथा थी। यानी या तो कोई जो ऋणग्रस्त है, किसी को जो कोई लोन वगैरह जैसे देते हैं, ऋण दे दिया है और ऋण नहीं चुका पाता तो उसको दास बना लेते थे, या जो युद्ध में जो भी बंदी बने उनको दास बना लिया जाता था। चीन में 18वीं और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुलामी प्रथा का जिक्र मिलता है। गुलामी और दासता एक ही है। भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। दास प्रथा यानी व्यक्ति को या तो किसी की तरफ से बंदी बना के उसे बिना किसी वेतन के काम कराना और बंधक बना लेना, उसे स्वतंत्रता नहीं देना, कई सालों तक वो वहीं पर काम करता रहता है, इसे दास प्रथा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जार से आप क्या समझते हैं? तो रूस और कई अन्य स्लाव संस्कृतियों में सम्राट या राजा के लिए जार शब्द का उपयोग किया जाता है। ये मूल रूप से लैटिन भाषा के सीजर शब्द उत्पन्न है। यानी जार एक आपके रूस और स्लाव जो क्षेत्र है वहाँ पर उपयोग होता है राजा के लिए, ये है जार। अगला क्वेश्चन है, फेबियनवाद को स्पष्ट कीजिए। फेबियनवाद आप भी समाजवाद का ही एक धारा है। यह अंग्रेज विद्वानों के मस्तिष्क की उपज माना जाता है। यानी इनका उत्पाद या शुरुआत कहाँ से हुई है? अंग्रेज़ों से हुई, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ों के विद्वानों के मस्तिष्क का उपज माना जाता है। इसका नामकरण रोम के एक जनरल फेबियस क्विंटस के नाम से हुआ। उसने अपने विरोधी हैनिबल के वध के लिए उचित अवसर की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। H.G. वेल्स भी एक फेबियन सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने लिखा है कि फेबियस ने कभी भी कठोर प्रहार नहीं किया। इसी के आधार पर फेबियन दल ने सिद्धांत बनाया कि उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अवसर आ जाने पर पूरी ताकत से प्रहार करना चाहिए। इसके सिद्धांत 1886 से निश्चित किए गए। फेबियनवाद विशेषताएं। फेबियनवाद व्यक्तिगत भूमि पर स्वामित्व स्वीकार नहीं करता। ये उन उद्योगों को समाज नीति में लाना चाहता है जिनका संचालन समाज रीति से किया जाता है। उत्पादन, वितरण और सेवा के नियमन में व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सार्वजनिक हित चाहता है। यानी फेबियनवाद ये है कि ये कठोर दंड की अपेक्षा नहीं करता है, ये एक अवसर की तलाश करता है और अवसर के लिए प्रतीक्षा भी करता है, और अवसर आने पर पूरी ताकत से काम करता है। और ये व्यक्तिगत या निजी हित नहीं चाहता, ये सार्वजनिक हित चाहता है। ये फेबियनवाद। अगला है, चार्टिस्ट आंदोलन के नेता कौन था? तो चार्टिस्ट आंदोलन श्रमिकों द्वारा या मजदूरों द्वारा 1932 में संचालित आंदोलन था जो मतदान को लेकर। इसका नेतृत्व फियरगस ओ कॉर्नर ने किया था। किसने किया था? फियरगस ओ कॉर्नर ने किया था। अब अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन पर निबंध लिखिए। निबंध तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन 1832 के सुधार अधिनियम का जनसाधारण को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मजदूर वर्ग को इस अधिनियम ने कोई लाभ नहीं पहुंचाया। पूंजीपति वर्ग और जिनके हाथ में 1832 के सुधार अधिनियम के फलस्वरूप और राजनीतिक शक्ति आई थी, ने मजदूरों की सुविधा सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो उस समय जो 1832 में जो शक्ति थी पूंजीवादियों के बाद, उन्होंने मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए मजदूरों ने मिलकर एक आंदोलन किया जिनका नेतृत्व किया था आपके फियरगस ओ कॉर्नर ने। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन कांग्रेस किस वर्ष में हुई? तो बर्लिन कांग्रेस 3 जून 1878 को पूरी समस्या विचार विमर्श करने के लिए बर्लिन कांग्रेस आयोजित की गई। इसके अनुसार वर्त बल्गारिया को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया तथा सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो को स्वतंत्र मान लिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन कांग्रेस में ब्रिटेन और जर्मनी के प्रतिनिधि का नाम बताइए। तो बिस्मार्क ने यह प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जर्मनी में होना चाहिए। उसी के प्रस्ताव पर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया। इसकी अध्यक्षता भी बिस्मार्क ने की। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल में डिजरेली, सेल्सबरी और ओडो रसल थे। रूसी प्रतिनिधिमंडल के नेता तो गोर्चकोव था, किंतु वास्तविक शक्ति इग्नेटिव के पास थी। ऑस्ट्रिया का मुख्य प्रतिनिधि जूल्स एंड्रेसी था, जबकि फ्रांस का एम वाडिंगटन, इटली का कोर्टी था। ये थी बर्लिन कांग्रेस। ब्रिटेन और जर्मनी प्रतिनिधि के नाम बताइए। यानी उसमें किन किन लोगों ने नेतृत्व किया था, उनके नाम बताने थे, बता दिए। ये अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राग की संधि की मुख्य धाराएं बताइए। तो प्राग की संधि कब हुई थी? 23 अगस्त 1866 को हुई थी। इसकी मुख्य धाराएं ये हैं कि ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन संघ को समाप्त करने की स्वीकृति दे दी थी। दूसरा, हनोवर, स्लेस्विंग, हाल्स्टाइन, हेस, नासाउ आदि प्रदेशों को प्रशा में सम्मिलित कर लिया गया था। तीसरा था कि प्रशा के नेतृत्व में मैन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाने की अनुमति दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस क्या है? तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद 1814 में वियना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एक क्रांति और नेपोलियन के काल में फ्रांस ने जितने प्रदेश शामिल किए वो सब छीन लिए गए। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद को परिभाषित कीजिए। नाजीवाद क्या है? नाजीवाद से हमारा तात्पर्य ये है कि हिटलर के राजनीतिक विचारों से जिसमें रूस के जर्मनी में प्रचलित प्रजातंत्र की आलोचना की गई थी, तथा इटली के फासीवाद के समरूप जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की वकालत की गई थी। यानी ये एक नाजीवाद हिटलर की विचारधारा है, जिसने प्रजातंत्र की तो आलोचना की थी, और जो इटली का जो फासीवाद था उसकी स्थापना की वकालत की थी। यानी नाजीवाद हिटलर की विचारधारा है, ये प्रजातंत्र को स्थापित नहीं करना चाहता था, और जो इटली के अंदर जो व्यवस्था है फासीवाद की, उसकी वकालत करता है या उसका पक्ष रखता है। अगला क्वेश्चन है, जोलोवरिन क्या था? तो जोलोवरिन चुंगी संघ था, जो 1819 में प्रशा ने जर्मनी के एक छोटे से राज्य स्वार्जबर्ग सौंडर शासन सीमा शुल्क संबंधी संधि करके जोलोवरिन चुंगी संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बाधक या सहायक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो पहले पढ़ते हैं जर्मनी के एकीकरण बाधक तत्व। इटली के एकीकरण के विपरीत जर्मनी के एकीकरण बाधाएं यद्यपि कम थी, किंतु प्रारंभिक काल में वो भी कम जटिल न थी। पहला है जर्मनी एकीकरण की समस्या की जर्मनी के विभिन्न राज्यों की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असमानताएं। यानी एक तो उसमें एकीकरण की पहली समस्या ये बन रही थी कि जर्मनी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में धार्मिक, आर्थिक समानताएं नहीं थी, अलग अलग थी। जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। यानी जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया अपना रोड़ा अड़ा रहा था या बाधक बन रहा था। तीसरा, अधिकांश जर्मन राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति थी। यानी सैनिक ढीले ढाले थे, शिथिल थे, ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय नहीं थी। अब क्वेश्चन आ रहा है पहला, रक्त और लौह की नीति किसने दी? अथवा बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क आपके जर्मन का चांसलर था, ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क, इसका पूरा नाम बिस्मार्क का। ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। वो ओटो फॉन बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध। उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। वो द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना।
बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण हेतु रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो सबसे पहले आ जाएगा कि रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए दी थी। जो रक्त और लौह नीति का जनक कौन है? बिस्मार्क। और बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क आपके जर्मनी साम्राज्य का पहला चांसलर था और इसका पूरा नाम है ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति को समझाइए। तो रक्त और लौह नीति का अभिप्राय है कि युद्ध। बिस्मार्क का निश्चित मत था कि जर्मनी का एकीकरण कभी भी फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त जर्मनी यूरोप की शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अतः जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध अपरिहार्य। यानी ये जो इसके जो दूसरे देश हैं, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी का एकीकरण नहीं होना देना चाहते थे। अगर जर्मनी का एकीकरण हो गया तो यूरोप के लिए ये एक चुनौती हो जाएगी और जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कैसे पूरा किया? तो 1862 ईस्वी में प्रशा के शासक विलियम प्रथम ने उसे देश का चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का समर्थक था। उसने प्रशा की सैनिक शक्ति में वृद्धि कर कूटनीति का सहारा लेकर जर्मनी राज्यों का एकीकरण कार्य पूर्ण किया। यानी एक तरह से ये देखे हैं कि उसने आप युद्ध को एक साधन बनाया था एकीकरण के लिए और युद्ध को ही रक्त और लौह की नीति का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के संसद के 2 सदनों के नाम बताइए। तो जर्मन संसद द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें निर्वाचित बुंडेस्टैग संसद का निम्न सदन, इसका चुनाव हर 4 साल में होता है और नियुक्ति बुंदेसरात जर्मन संसद का ऊपरी सदन है। यानी एक तो हो जाएगा बुंडेस्टैग और दूसरा हो जाएगा आपके बुंदेसरात। ये 2 जर्मन के सदन है अलग अलग। अगला क्वेश्चन है पांचवा आपके, गेस्टाइन समझौता क्या था? तो ये गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया डेनमार्क युद्ध 1864 के पश्चात डेनमार्क की पराजय के बाद होल्स्टाइन तथा लोवेनबर्ग की डचियों के अधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया तथा प्रशा के मध्य 14 अगस्त 1865 को एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत लोवेनबर्ग की डची को प्रशा को बेच दिया गया और होल्स्टाइन का ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकारा गया और स्लेसविंग पर प्रशा का अधिकार स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख का जन्म मई 1773 में ऑस्ट्रिया के कालबेज नगर में हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मेटरनिख यूरोप की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का नेतृत्व करता था और 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में यूरोप गया था। अगला क्वेश्चन है, इटली एकीकरण के दौरान लड़े गए 2 प्रमुख युद्धों के नाम बताइए। तो इटली के एकीकरण के समय 2 युद्ध लड़े गए थे। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया का युद्ध, दूसरा था आपके काबूल द्वारा पोप की रियासतों पर आक्रमण। ये 2 युद्ध थे। फिर ये निम्नात्मक क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है। पहला आ रहा है, काबूल कौन था? तो इटली के एकीकरण आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? काबूल। काबूल है, ये काबूल थोड़ा साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो काबूल कौन था? तो काबूल आपके इटली के एकीकरण का प्रमुख आंदोलनकारी नेता था। तो कैमिल वेरगा काबूल इटली का, ये पहला प्रश्न थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है इसलिए छोड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आपके, कार्बोनरी क्या थी? तो कार्बोनरी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इटली के कोयला झोंकने वालों की इस गुप्त संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। कार्बोनरी की शाखाएं समस्त इटली में फैली हुई थी और उनमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। कुलीन वर्ग, सैनिक, अफसर, किसान, धर्मगुरु, यहाँ तक कि बुर्जुआ वर्ग ने भी संस्था का सदस्य अर्जित की। इसमें सदस्य सांकेतिक भाषा में धार्मिक उत्सव के बहाने चुपके राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे। इस संस्था के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है,
मैजिनी कौन था? तो 1815 से 1831 तक इटली की एकता के लिए जो भी प्रयत्न हुए सब असफल रहे और राष्ट्रीय की शक्ति के सामने इटली के देशभक्तों को हारना पड़ा। इस समय इटली में एक महान विभूति का प्रादुर्भाव हुआ जिसने इटली के राष्ट्रीय जीवन में नई चेतना जागृत की और यह था इटली के आंदोलन का पैगंबर जोसेफ मैजिनी। उसने फ्रांस की युवा इटली नामक एक संस्था की स्थापना की और जिसने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र ही कार्बोनेरी का स्थान ले लिया था। कार्बोनेरी एक संस्था थी और फिर आगे इटली के एकीकरण के लिए इटली के संप्रभुता के लिए एक व्यक्ति आगे आया था, उसका नाम था मैजिनी। अगला है क्रीमिया युद्ध का वर्ष बताइए। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 से 1856 के मध्य काला सागर के उत्तर में स्थित क्रीमिया नामक प्रायद्वीप में एक भयानक युद्ध लड़ा गया था जो इतिहास में क्रीमिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब लड़ा गया? 1854 से 1856 तक और काला सागर के उत्तर में स्थित क्रीमिया नामक प्रायद्वीप में एक हुआ था। अगला है पूर्वी प्रश्न क्या था? वस्तुतः यह समस्या तुर्की साम्राज्य से संबंधित थी। कौन सी? पूर्वी। यूरोप में तुर्की साम्राज्य के अत्यंत ही दुर्बल हो जाने, विघटन तथा पतन के और अग्रसर हो जाने के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई उन्हें पूर्वी प्रश्न या पूर्वी समस्या कहा गया।